क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का अभी करंट जो है ये लिंग्विस्टिक वॉर क्या है? इस लिंग्विस्टिक वॉर की शुरुआत कैसे होती है? वैसे तो हम इंडिया को यहाँ पर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। भारत जिसे हम हमेशा कहते हैं कि विविधताओं की भूमि है और हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसे में हमारी डाइवर्सिटी को चैलेंज करने वाले फैक्टर, चाहे वो हमारा लैंग्वेज हो, आज कैसे लिंग्विस्टिक वॉर की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस कहानी की एक्चुअली शुरुआत तो 1956 से ही हो जाती है। लेकिन ये कहानी क्या है कि आज यहाँ पर दो स्टेट बिल्कुल ही अपने लैंग्वेज के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं। इस कहानी का अभी जो सबसे हालिया घटनाक्रम है वो ये है कि यहाँ पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की एक जो बस होती है, जिसमें यहाँ पे कन्नड़ बोलने वाले ड्राइवर होते हैं, वो यहाँ पर कर्नाटका का ही एक क्षेत्र है बेलगाम, जिसको अब यहाँ पे बेलगावी के नाम से जाना जाता है, वहां पर बेलगावी में जाते हैं। वहां पर मराठी बोलने वाले कुछ लोगों का समूह उस बस में चढ़ता है और वो वहां पर जो है उस ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं मराठी में। ड्राइवर यहाँ पे कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे मराठी नहीं आती है, अगर आपको कोई और अन्य भाषा आती है तो आप उसमें बात कीजिए। तो वहां पे इसी के संदर्भ में कि मुझे मराठी नहीं आती है, मराठी बोलने वाले समूह लोगों का यहाँ पर जो है वो झड़प करते हैं और वहां पे ड्राइवर को जो है वहां पे जो है नुकसान जो है वो पहुंचता है। मामला यहीं तक नहीं रुकता है उस ड्राइवर पे, क्योंकि वो जो लड़की जो चढ़ी थी वहां पे, वो लड़की 18 साल से कम उम्र की बताई जा रही है। वहां पर जो है उसके द्वारा ये शिकायत की जाती है कि इन्होंने यहाँ पर जो है वो कुछ आपत्तिजनक बातें कही, जिसके आधार पर उस ड्राइवर पर पॉस्को का एक्ट जो है लगाया जाता है। पॉस्को एक्ट जो कि हमारे यहाँ लेकर आया गया कि 18 साल से कम उम्र के जो है यहाँ पर किसी के साथ भी अगर यहाँ पर यौन शोषण होता है या कुछ इस तरीके की गतिविधि करने का प्रयास किया जाए तो ये एक्ट लगाया जाता है, उस ड्राइवर पे लगाया जाता है। कायदे से मामला इसके बाद थोड़ा शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मामले की तूल और पकड़ती है जब यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है वो आपकी महाराष्ट्र वाली जो बस है वो यहाँ पर क्या होती है, कन्नड़ वाले रीजन में जाती है और वहां पर कन्नड़ रीजन वाले जो लोग हैं अब बोलते हैं उस मराठी स्पीकर ड्राइवर को कि चलो अब तुम यहाँ पर कन्नड़ हमें बोल के दिखाओ। अब उस ड्राइवर को तो मराठी आती थी, वो कन्नड़ बोल नहीं सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर उस ड्राइवर को बस से उतार कर उसके ऊपर जो है वो पूरी कालिक जो है वो पोत दी जाती है। और इसी की वजह से यहाँ पे दोनों स्टेट्स के बीच में ये मामला काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और यही गर्म जो है मामला होते हुए आखिरकार लिंग्विस्टिक वॉर को जन्म देता है। तो ये लिंग्विस्टिक वॉर जिसे हम कह रहे हैं भाषा युद्ध जैसी जो स्थिति दोनों में दिखने को मिल रही है, या आज हम साउथ के स्टेट की बात करें, यहाँ पे तमिलनाडु की जो हमेशा अभी हिंदी के लिए जो यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है, ये सारा मामला है क्या, इसको समझेंगे हम गहराई से। एक बार फिर से मैं आपका चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सोनम पाठक है, जहां आज हम इस बात की यहाँ पर गहराई से हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र कर्नाटका इशू के बारे में। जी हाँ, ये इशू जिसकी शुरुआत तो होती है 1956 से ही। 1956 कैसे, जब देखो दोस्तों हमारा देश आजाद हो रहा था, तो उस आजादी के टाइम पर ही यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे हम स्टेट को फॉर्म्स करें। उसी के रेफरेंस में 1953 आंध्र प्रदेश वो फर्स्ट स्टेट था जिसने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जिसने डिमांड यहाँ पर की थी कि उसको जो है लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जाए। तो 1953 में जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश को यहाँ पर बनाया गया, उसी के साथ ही गवर्नमेंट ने एक कमीशन गठित किया जिसको हम एसआरसी के नाम से जानते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडिया में जो है वो स्टेट्स को फॉर्म जो है किया गया और उसके बेसिस पर जो है वो यहाँ पर 14 स्टेट्स जो है वो यहाँ पर बने, 14 राज्य और 6 जो है वो यूटी, 6 जो है यूटीज जो है फाइनली यहाँ पर बनते हैं। उस टाइम पर ऐसा होता है कि जिसे आज हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका नाम जो है ओल्ड वन वो मैसूर होता है। मैसूर के पास जो है वो जो बेलगावी रीजन है जिसे आप बेलगाम के नाम से जानते हैं वो उसको दे दिया जाता है। और इस टाइम पर क्योंकि जिसे आज आप महाराष्ट्र के नाम से जान रहे हैं वो उस टाइम पर बॉम्बे प्रेसिडेंट जो है उसका पार्ट था, बॉम्बे प्रांत का जो है वो प्रोविंस का पार्ट था। तो ऐसे में क्या होता है, उस टाइम पर बॉम्बे के द्वारा आपत्ति जताई जाती है। लेकिन इसी टाइम पर यहाँ पे होता है कि नहीं भाई, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसके वे से बेलगाम को कर्नाटका के पास होना चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पे शांत नहीं होता है और ये मामला तूल तब पकड़ता है जब यहाँ पर 1960 में अगेन महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का एज अ सेपरेट जो है एक पर्टिकुलर एक स्टेट के फॉर्म में महाराष्ट्र का गठन होता है। जी हाँ, महाराष्ट्र एंड आपको पता है गुजरात दोनों पहले बॉम्बे प्रोविंस के ही पार्ट थे, जिनको यहाँ पर 1960 में दोनों अलग होते हैं और उसमें हमें महाराष्ट्र और हमें गुजरात के रूप में अलग अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र ये जो है ये बात कहता है कि भाई यहाँ पर जो बेलगाम है, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ पे मराठी जो है बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, सो दैट ये मराठी जो रीजन वाला जो क्षेत्र है बेलगाम वो हमें दिया जाना चाहिए। कर्नाटका कहता है कि अगर इस बेसिस पर बात कर रहे हो तो महाराष्ट्र के तो बहुत सारे रीजन है, इंक्लूडिंग सोलापुर जो कि अभी महाराष्ट्र में है, वो हमें क्या किया जाना चाहिए, हमें जो है मतलब कुछ रीजंस ऐसे हैं जो हमें दे दिया जाना चाहिए। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ने लग जाते हैं, दोनों के ही यहाँ पर जो अब जो राजनेता है, पॉलिटिशियंस है, उन मुद्दों को जो है यहाँ पर सुलझाने के लिए पॉलिटिकल दांव पेच तो चलते ही हैं, साथ में मामला जाता है कोर्ट वगैरह, उसका भी जो है सहारा लेने की कोशिश करते हैं। मौके को बढ़ता देख यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो है वो कमेटी गठित की जाती है, यहाँ पर एक कमीशन बनाया जाता है, यहाँ पर एक आयोग जो बनता है जिसको हम जानते हैं महाजन कमीशन के नाम से। महाजन, ये महाजन कमीशन जो कि 1966 में जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश होता है और 1966 में ये जो महाजन कमीशन है ये पूरे मामले को ओवरव्यू करता है और 1967 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। 1967 में ये अपनी रिपोर्ट देने के बाद ये बात कहता है कि देखो, पहली बात जो बेलगावी वाला जो रीजन है उस पर कर्नाटका का ही नियंत्रण रहेगा, बेलगावी वाला रीजन पे कर्नाटका ही अपनी जो है वो होल्डिंग रखेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि महाराष्ट्र में 247 ऐसे जो है विलेजेस है जिसको कर्नाटका को दिया जाना चाहिए और साथ ही ऐसा कहता है कि कर्नाटका में भी 260 से ज्यादा विलेजेस है जिसको क्या देना चाहिए, उसे महाराष्ट्र को रिटर्न कर देना चाहिए। इस कमेटी की सिफारिश यहाँ पर आते ही, जैसे ही यहाँ पर ये कमीशन जब अपनी रिपोर्ट दे देता है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं। महाराष्ट्र तो बिल्कुल ही नकार देता है कि नहीं भाई, ये तो कोई लॉजिक नहीं, हम इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और फिर अगेन दोनों के बीच में बेलगावी रीजन को लेकर चीजें डिस्प्यूट्स होती रहती है। टाइम टाइम पर ये जो है अगेन मामला जाता है, कोर्ट में भी जाता है, लेकिन कोर्ट में भी ये केस जो है अभी तक पेंडिंग है। इसी बीच जो है दोनों अपना अपना डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर देते हैं, उन क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को लेकर एक होड़ जो है चलती रहती है। अब होता क्या है, इससे जो बेलगाम वाला रीजन है वहां पे कई लोग महाराष्ट्र में भी वोट कर रहे हैं, कर्नाटक में भी वोट कर रहे हैं। कई लोगों के पास अपनी जमीन की आइडेंटिटी ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाया वो किस स्टेट के हैं, महाराष्ट्र से है या फिर कर्नाटक से, क्योंकि दोनों के बीच का वो एरिया पड़ता है। यहाँ पे समस्या तब ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है जब यहाँ पर कर्नाटका क्या करता है, बेलगाम को अपनी सेकंड कैपिटल के रूप में डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पर महाराष्ट्र भी अपने यहाँ पे लैंग्वेज को इतना प्रमोट करने के लिए एक ऑर्डर निकालता है लास्ट 2024 में, जिसमें यह होता है कि जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, वहां पर अब क्या होगा, कीबोर्ड्स में यहाँ पर मराठी जो है वो होना कंपलसरी है। सारे कार्यालयों में जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, वो मराठी ही बोली जाएगी। और कर्नाटका का भी अब यही है कि 60% कोई भी जो बोर्ड होल्डिंग होते हैं उनमें यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दोनों अपने अपने यहाँ पर लैंग्वेज को लेके दोनों के बीच में जो है वो एक टसल जो है वो लगातार देखने को यहाँ पर हमें मिलती है। तो यहाँ पर जब हम इन चीजों को देख रहे हैं तो अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल यही घटनाक्रम है कि अगेन दोनों जो है वो बेलगाम पर जो है वो अपने कंट्रोल की जो है वो ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो इन इश्यूज को हमने यहाँ पर समझा कि क्या है ओवरऑल, अब जब लगातार कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, इससे दोनों के बीच में जो है वो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कहीं ना कहीं अब रुक रहा है। वहां के दोनों के बीच में अगेन यहाँ पर जो सोसाइटी जो एक पीस था वो पीस वहां पे हार्म हो रहा है, जो पूरी तरीके से वहां का कन्फ्लिक्ट की वजह से लोग काफी ज्यादा जो है वो सफर कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए, कैसे इस इश्यू का जो है वो सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1956 से 2025 आ गया, ये इशू लगातार चलता आ रहा है, ऑलरेडी मामला कोर्ट में भी है। इस इशू को अगर हमें शॉर्ट आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगेन या तो इस इशू को जो है इस पे वर्डिक्ट दे एंड उस वर्डिक्ट को जो है एक सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया जाए, या फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या करे, यहाँ पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है इंटर स्टेट काउंसिल्स का जो है वो यहाँ बनाए और उसके बेसिस पर चीजें जो है वो क्लियर हो, या फिर यहाँ पे जो बेलागावी जो रीजन
रीजन है उसको एक ऑटोनॉमस एक स्टेटस दिया जाए, जस्ट लाइक जो दार्जिलिंग है उसमें जो गोरखालैंड वाला जो रीजन है, बंगाल है उसमें जो दार्जिलिंग और गोरखालैंड वाला जो रीजन था वहां पे जैसे उसको दिया गया है गोरखा जो है वो काउंसिल करके, वैसे ही सेम इसको भी दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स वगैरह करें, यहाँ पर इस तरीके से चीजें, इस एरिया का डेवलपमेंट हो। एक्चुअली होता क्या है, जो बेलगावी रीजन है ना, यहाँ के लोग डेवलपमेंट के लिए कभी महाराष्ट्र की तरफ भी देख रहे हैं, कर्नाटका की तरफ भी देख रहे हैं कि भाई वहाँ उस एरिया का डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों का भी चीजें वहाँ पे वो इस तरीके से डेवलप हो कि इन इश्यूज से ध्यान हटे। हम एक ही देश में है ना, इंडिया में यहाँ पर क्या है, हम एक ही देश की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये सब नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई यहाँ पर जो है राष्ट्र के अंदर यहाँ पर ये जो उपराष्ट्रीयवाद की जो भावनाएं निकल कर आ रही है, इनको काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन को जो है हम यहाँ पे प्रमोट करें, सो दैट यहाँ पर ये सारी चीजें इस एरिया में पूरा पीस जो है मेंटेन रहे। अब इसी के बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन है द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट हैज politically led to tensions and disruptions affecting commuters to regional harmony, analyze the historical background and causes of the disputes, suggest measures to resolve such interstate conflicts to 50 words 15 marker। तो क्या लगता है आपको इस इशू को और कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, और भी हमारे पास इन इश्यूज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? जो भी आपके व्यूज हैं लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।